नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस. व्हाट आर दीज? इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मो मीन्स ऑस्मोलैरिटी, रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना. मतलब सेल के अंदर सॉल्ट एंड वाटर की क्वांटिटी को नॉर्मल रेंज में रखना, ना सॉल्यूट ज़्यादा हो ना वाटर ज़्यादा हो, इसको नॉर्मल मिकदार में रखना, नॉर्मल लिमिट में रखना इस ऑस्मोरेगुलेशन. इसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में सिंपल है रिमूवल ऑफ एक्सेस टॉक्सिक एंड अनवांटेड प्रोडक्ट. जो ज़्यादती में हो, जो अनवांटेड से क्या मुराद है? बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी काम के ना हो, जिसका कोई यूज़ ना हो और जो बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो, उनका रिमूव आउट हो जाना इस एक्सक्रीशन. देन कम टू द थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन इज थर्म मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना. रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन अ नॉर्मल रेंज. ठीक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन a temperature. ठीक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन अ टेम्परेचर विद इन अ नॉर्मल रेंज, ताकि आपकी बॉडी जो है एफिशिएंटली वर्कआउट कर सके. ना फीडबैक मैकेनिज्म को आप इस तरह से समझें कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म वर्कआउट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो उन मैकेनिज्म के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, वो किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, आइदर वो सही वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं, वो ज़्यादा तो नहीं कर रहे, वो कम तो नहीं कर रहे. दिस चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म की अगर हम डेफिनेशन बोले तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म. यूजुअली ये हार्मोनल कंट्रोल में होता है, बट अल्टीमेटली इट इज़ कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम. फिर आती है टर्म हमारे पास रिसेप्टर को आप इस तरह से समझें कि रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं. रिसेप्शनिस्ट से क्या मुराद है? जैसे आप कभी कोई कोचिंग सेंटर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो रिसेप्शन बना हुआ होता है. ठीक है, वहाँ पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, आप पहले रिसेप्शन पे जाते हैं. तो इसी तरह से रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, ये रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करते हैं. कोई भी स्टिमुलस हो, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, फर्स्ट उसको कौन रिसीव करता है? रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर वो मैसेज भेजते हैं ब्रेन को. ठीक है, रिसेप्टर सेंस करते हैं कोई भी डैमेज हो गया, या सपोज़ करें आप इसकी एक एग्जांपल ऐसे समझें कि कोई गर्म पॉट रखा हुआ है. ठीक है, आपका हाथ उससे टच हुआ, आपको गर्म फील हुआ. ठीक है, तो वो जो हीट है वो आपके रिसेप्टर ने महसूस करी. रिसेप्टर ने मैसेज पूरा नर्व्स के ज़रिए ब्रेन को पहुंचाया. ब्रेन ने जो है दोबारा कमांड दी कि आप हाथ अपना जो है पीछे से विड्रॉ कर लें, आप अपना हाथ हटा लें इससे, क्योंकि ये गलत चीज़ है. तो जो विड्रॉ हुआ, जो आपको मैसेज मिला, मैसेज कहाँ मिला? आपके हैंड्स को मिला, आपके मसल्स को मिला. ठीक है, तो ये क्या होगा? इफ़ेक्टर होगा. ठीक है, जो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन और ब्रेन तक पहुंचाएगा वो रिसेप्टर है, और जहाँ पे ब्रेन कमांड देगा कि आप ये एक्शन करें, जिसके ऊपर एक्शन होगा, जिसके ज़रिए से एक्शन होगा, वो क्या कहलाता है? इफ़ेक्टर कहलाता है. ठीक है, types of feedback mechanism. There are two types: negative feedback mechanism and positive feedback. Now come to the negative feedback. Negative feedback is the opposite effect produced in relation to any change in body fluid. इसको आप ऐसे समझें कि नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि आपकी बॉडी में अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं. जो भी कोई इनिशियल चेंज है, उसके अपोजिट जो इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे वो क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक होगा. जैसे कि इसकी एग्जांपल लिखी हुई है हमारे पास: ईटिंग कैंडीज और फ्लूइड्स हायर द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड दैट ट्रिगर्स द मैकेनिज्म एंड लोअर्स द ग्लूकोज टू इट्स नॉर्मल लिमिट. जैसे जब भी आप कोई मीठा खा लेते हैं, या बहुत सारी कैंडीज़ खा लेते हैं, या कोई स्वीट डिश खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है. ठीक है, तो हायर ग्लूकोज लेवल क्या होता है? नुकसानदायक. तो उस ग्लूकोज लेवल को कम करना, वो कैसे कम होगा? बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होगा और वो ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देगा? कम कर देगा. तो ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव फीडबैक. किस तरह से? इनिशियल इफेक्ट क्या था कि ग्लूकोज लेवल राइज हो रहा था, लेकिन बॉडी ने क्या करा? उसका अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस किया, उसने इंसुलिन रिलीज़ किया और ग्लूकोज के लेवल को कम किया. तो ये अपोजिट इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, ये किस में होता है? नेगेटिव फीडबैक. अब आ जाए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. द सीरीज ऑफ सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस विच लीड्स टू द एनहेंसमेंट ऑफ चेंज अंडर कंसिडरेशन. पॉजिटिव फीडबैक में आप इस तरह से समझें कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, सीरीज ऑफ सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं इनिशियल इफेक्ट से. मतलब इसकी एग्जांपल जैसे कि लिखी हुई है: हीट स्ट्रोक इन विच इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू द फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर रादर देन डिक्रीज इट.
जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ होता है बाहर 44, 54, तो उस वक्त क्या होता है कि बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ ही होता है, तो बॉडी में इंटरनली टेम्परेचर कम होने के बजाय टेम्परेचर और बढ़ने लगता है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, बाहर बढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन बॉडी उसको कम करने के बजाय क्या कर रही है, और टेम्परेचर आपका बढ़ा रही है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो जाता है और डेथ्स वगैरह हो जाती हैं। तो इसमें आपने समझा क्या कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बाहर भी टेम्परेचर बढ़ा है और बॉडी भी टेम्परेचर बढ़ा रही है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। Now, osmoregulation and related definition. So first come to the osmosis. It is a special kind of diffusion in which water molecule move from higher concentration towards the lower concentration across the plasma membrane. इसमें क्या है बोला है इन्होंने कि वाटर मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जाने मूव करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि दो कंटेनर हैं, ठीक है, उसमें एक में जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन रखा हुआ है और एक में डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो डाइल्यूट आपको पता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कंसनट्रेटेड में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की ज़्यादा होती है। तो वाटर किस सॉल्यूशन से मूव करेगा, डाइल्यूट से मूव करेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि इन विच वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन, वाटर जहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन है वहाँ से मूव करके लोअर कंसनट्रेशन की जानिब जाएगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से वाटर मूव करके कहाँ जाएगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Then water potential. Water potential is the capacity of a living system to lose water. वाटर मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, आपको पता है, पोटेंशियल मीन्स एनर्जी। एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एबिलिटी के वो मूव करें, ठीक है, वो एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में मूव करें, दिस इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। अब इसको आप इस तरह से समझें कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसकी भी आप सेम वही एग्जांपल लें, जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उतना वाटर पोटेंशियल उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही आसानी से वाटर क्या करेगा, वो लूज़ करेगा, ठीक है। जितना कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना वाटर पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। इसके बाद आ जाते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल सैप इस टर्म है सॉल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया कि कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें वाटर की एबिलिटी के वो लूज़ कर जाए या मूव कर जाए, दिस इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। अब एक सॉल्यूशन है, उसी में अगर मैं सॉल्यूट की, एक प्योर वाटर का सॉल्यूशन है, प्योर वाटर में आपको पता है कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, उसमें मैं कुछ क्वांटिटी सॉल्यूट की ऐड कर दूँ, अगर मैं उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ऐड कर दूँगी तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट की एडिशन की वजह से वाटर का पोटेंशियल कम हो जाना, वाटर की मूवमेंट कम हो जाना, वाटर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन दिस सेल। एक सेल है जिसके अंदर अगर वाटर की एंट्री होती है, वाटर की एंट्रेंस की वजह से सेल का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, सेल टर्जिड रहेगा, इसकी वजह से सेल के अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.